नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आने वाले टीचर से एग्ज़ाम जो 2023 में आने वाले हैं उसकी तैयारी में अभी से लग गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 2023 की जो भर्ती आने वाली हुआ है आपके लिए एक स्वर्णिम चांस है। इसके अलावा आने वाले जो भविष्य है उसमें शायद ही कभी भर्तियां आएँ और क्या पता कब आएंगी, तब तक आपकी एज हो जाएगी। इसलिए जो 2023 है इसमें पूरी जी जान अभी से आप लगा दो, तभी सिलेक्शन मिल सकता है। दोस्तों, जो निरंतर अध्ययन करता है उसी को सिलेक्शन मिलता है। इसलिए आप अभी से अपने जो अध्ययन है उसको रेगुलर बनाए रखें, तभी सिलेक्शन मिलेगा। दोस्तों, आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो अवस्थाएं दी गई हैं उनका विश्लेषण करने वाले हैं। जीन पियाजे दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। टीचर से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन मिल ही जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दिव्यांश एजुकेशन इन 727 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तभी यह चैनल आगे बढ़ेगा और इस प्रकार का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, जीन पियाजे की थ्योरी देखने में आपको बहुत छोटी लगेगी, जो कि सभी किताबों में दी रहती है। बस 3-4 जो उसकी जो 4 अवस्थाएं दी गई हैं वो दिया रहता है किताबों में, और जो मेन शब्दावली है उसकी वो शब्दावली दी रहती है। लेकिन दोस्तों, इनका सिद्धांत है वो बहुत विस्तृत सिद्धांत है। एक वीडियो में कभी यह सिद्धांत पढ़ाया नहीं जा सकता। यूट्यूब पे आपको जो मैराथन मिलती है 1-1 घंटे का जो वीडियो रहता है दोस्तों, उसमें भी इनकी थ्योरी को कभी कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। इनका सिद्धांत बहुत विस्तृत है। आज हम अपन इस वीडियो में दोस्तों मात्र इनकी जो वो इंद्रिय गामक अवस्था है 0 से 2 वर्ष की, उस अवस्था का डिस्कशन करेंगे और इनसे संबंधित जो बेसिक है, कभी कभी बेसिक से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो बेसिक भी आज के इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह हैं हमारे जीन पियाजे, जिन्होंने बाल विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी दी है और बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने अध्ययन किया है। दोस्तों, इनका जन्म है जो 1896 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु है जो 1980 में हुई थी। दोस्तों, कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे किस देश के निवासी थे, तो आपको ध्यान रखना है कि स्विट्ज़रलैंड के थे। देखते हैं आगे, और इनकी थ्योरी है जो दोस्तों जीन पियाजे ने आपको पता ही है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इनकी पुस्तक थी बाल चिंतन की भाषा। यह पुस्तक दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जामों में आ चुकी है कि बाल चिंतन की भाषा, यह प्रमुख पुस्तक है इनकी, कई बार एग्जामों में आ चुकी है। आपको यह ध्यान रखना होगा। और जो इनका कथन है, बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है, वह बच्चा अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जीन पियाजे ने बच्चों को जो कहा है नन्हे वैज्ञानिक कहा है, तो वो अपने वातावरण से सीखते हैं और अपने आप जो क्या है वस्तुओं का वो निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं। दोस्तों, इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था जिनका नाम था, कभी कभी इनका नाम भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, इनका नाम था लॉरेंट, ल्यूसीन व जैकलिन। इन पर इन्होंने प्रयोग किया था और इनकी पुस्तकें हैं जो कभी कभी पूछ ली जाती हैं पुस्तकें। वैसे इनकी मुख्य पुस्तकें 2 ही हैं, जो एक बाल चिंतन की भाषा है, एक पुस्तक और आगे मैं आपको बता दूंगा। और कुछ पुस्तकें इनकी हैं सेक्स साइकोलॉजी ऑफ स्टडीज़ और कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, और पुस्तकें देख सकते हैं दोस्तों आप। दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंट, अगली पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, और दोस्तों जो और अगली पुस्तक है वो है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। दोस्तों, यह पुस्तक इनकी कई बार एग्जामों में आ चुकी है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। दोस्तों, यह पुस्तक है जो कभी कभी जो पेडागोजी में भी पूछ ली जाती है और कभी कभी है जो बाल विकास में भी पूछी जाती है। अगली पुस्तक है द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, अगली पुस्तक है द ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्ड, और जो अगली पुस्तक है दोस्तों वह है प्ले ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन इन चाइल्डहुड। देखते हैं
अभी तक आप देख चुके हैं कि 1896 में इनका जन्म है दोस्तों, वो स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। दोस्तों यह मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं जो जल्दी जल्दी मैंने स्टडी करते हुए बनाए थे। आप राइटिंग पर ध्यान ना दें दोस्तों, आपको कंटेंट की ज़रूरत है, कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, इसलिए आप राइटिंग को इग्नोर करें। थोड़ी सी मेरी राइटिंग क्या है, अच्छी नहीं आती है। दोस्तों इन्होंने जो जेनेवा में है लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी और स्वयं के बच्चों पर निरीक्षण किया था, जैसे कि आप पिछले उसमें देख ही चुके हैं अभी कि जो जैकलीन है और इनका जो ल्यूसिन है, इन बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था। दोस्तों जीवशास्त्री थे, जो जीन पियाजे थे क्या थे, जीवशास्त्री थे, किंतु मनोविज्ञान पर इन्होंने अधिक कार्य किया है। और दोस्तों मनोविज्ञान में है जो 1920 से इन्होंने अध्ययन किया है। दोस्तों इनकी पहली पुस्तक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी एग्जामों में आ चुकी है। 1923 में आई थी, प्रथम पुस्तक थी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। इस पुस्तक को आपको ध्यान रखना है। इनकी पहली पुस्तक कौन थी, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। दोस्तों जीन पियाजे ने बहुत विस्तृत अध्ययन किया है और इन्होंने कुल कितनी 32 पुस्तकें लिखी हैं। बस 32 पुस्तकें दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिनमें से आपको जितने मैंने नाम बताए हैं वही पुस्तकें सिर्फ याद रखनी, उनमें से 2-4 जो इम्पोर्टेंट हैं उनको याद रखना। पुस्तकें ज़्यादातर इनकी पूछी नहीं जाती हैं। दोस्तों मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों के क्रमिक विकास का वर्णन किया है इन्होंने, तथा विचारधाराओं को विकासवादी मनोविज्ञान कहा है, इसलिए दोस्तों इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों अभी पिछली जो रीट हुई थी उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक है जो वो जीन पियाजे को कहा जाता है। यही क्वेश्चन है जो इनके बेसिक थ्योरी से बनते हैं, अवस्थाओं के अलावा। ज़्यादातर क्वेश्चन इनकी अवस्थाओं से बनते हैं, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन हैं दोस्तों कुछ वो इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से भी बनते हैं। विकास को बौद्धिक आयु से संबंधित बताया है। दोस्तों जो इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं, एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है। जो अब आने वाले पॉइंट हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट है जो एग्जामों में पूछा जा चुका है। मैंने यह जो नोट्स हैं बहुत ही विस्तृत अध्ययन करके दोस्तों कई किताबों से, कई यूट्यूब चैनलों से और बहुत जहाँ से जो पूर्व एग्ज़ाम हो चुके हैं उनसे कलेक्ट कर करके अपने ये नोट्स तैयार किए थे। आपको एक ही वीडियो में तो सब मिल नहीं पाएगा दोस्तों, इसकी और सीरीज में आगे लाऊंगा, हर अवस्था पे एक वीडियो लाऊंगा, तब इनकी ये जो थ्योरी पूरी कंप्लीट हो पाएगी। दोस्तों विकास को बौद्धिक आयु से संबंधित बताया है, आपको एक एक पॉइंट को नोट करना है। विकास को क्या है, बौद्धिक आयु से संबंधित बताया है। और ज्ञानात्मक वृद्धि का जो प्रतिमान दिया है दोस्तों, ज्ञानात्मक वृद्धि का प्रतिमान दिया है, जीन पियाजे ने दिया है दोस्तों। और संज्ञानात्मक विकास की श्रृंखला बताई गई है। दोस्तों ये एक क्वेश्चन है, अभी जो दिल्ली का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी टीचर्स का एग्ज़ाम पीआरटी का, उसमें पूछा था कि INCR समूह किससे संबंधित है। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया था। अब INCR का दोस्तों आपको हम फुल फॉर्म भी बताएंगे और इनकी जो श्रृंखला जो इन्होंने बताई है उसको भी आपको समझाएंगे। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की श्रृंखला कौन सी बताई, इसमें 4 समूह बताए हैं इन्होंने। आइडेंटिफाई बताया है, इसको पहचान बोलते हैं। और नेगेशन बताया है, जिसको निषेध बोलते हैं। और रेसिप्रोकल बताया है, R4 क्या होता है, रेसिप्रोकल या पारस्परिकता। और जो फोर्थ है कोरिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, आपको याद रखना है इंग्लिश में भी, कोरिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सहसंबंधात्मक परिवर्तन। इन्होंने इसको संयुक्त रूप से क्या कहा है दोस्तों, INRC समूह कहा है, जो कि दिल्ली की अभी जो PRT एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों उसमें भी पूछा जा चुका है कि INCR मतलब INRC जो समूह है वह किसके द्वारा दिया गया है या किससे संबंधित है। तो इसमें आपको लगाना है कि यह जो जीन पियाजे से संबंधित है। इसमें दोस्तों नोट करके है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत को तर्क तथा मनोविज्ञान का मध्य सेतु कहा है तथा अधिगम में खोज को महत्व दिया है। तो अधिगम में आपने अगर थोड़ा सा भी जीन पियाजे का अध्ययन किया होगा तो इतना तो आपको समझ में आया होगा कि इन्होंने है जो निर्माणवाद को महत्व दिया है, मतलब खोज को महत्व दिया है। और जो इनका कथन है इसको आपको ध्यान रखना है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत को तर्क तथा मनोविज्ञान के मध्य का सेतु कहा है। देखते हैं और जो इनकी अगली इन्फॉर्मेशन है।
दोस्तों वीडियो है थोड़ा सा जो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए। अधिगम के रूप में आकलन का समर्थन इन्होंने किया है। जो दोस्तों अधिगम के जो आकलन होते हैं, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, इनमें से इन्होंने अधिगम के रूप में आकलन का समर्थन किया है। बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है, यह भी इन्होंने बताया है। आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के जनक के रूप में इनको जाना जाता है और चार्ल्स डार्विन से दोस्तों यह प्रभावित थे। दोस्तों जो ए नॉट वी एरर प्रयोग है, यह संवेदीगामक अवस्था की चौथी अवस्था में होता है, जो कि 8 से 12 माह की होती है। यह क्वेश्चन कई बार सीधा का सीधा पूछा जा चुका है कि ए नॉट बी एरर प्रयोग किसने किया था, तो जीन पियाजे ने किया था। किस अवस्था में किया था, तो संवेदीगामक अवस्था में किया था। और अगर उसके अंदर भी पूछें तो इनकी चौथी अवस्था थी जो 8 से 12 माह की, उस अवस्था में किया था। और दोस्तों जो वस्तु स्थायित्व है, अभी इसके बारे में और विस्तार से मैं बताऊंगा। जो वस्तु स्थायित्व है दोस्तों, इसको ऑब्जेक्टिव परमानेंस भी बोलते हैं, जो 6वें चरण में पाया जाता है। इन्होंने बच्चों को क्या है, नन्हे वैज्ञानिक कहा था और संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। इन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। दोस्तों यह सीटेट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और जो रीट में भी पूछा जा चुका है दोस्तों, और यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। एक दोस्तों खाली स्थान वो दे देते हैं और उसमें पूछते हैं कि बच्चों के अनुसार मतलब पियाजे के अनुसार है जो बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो आपको प्रकार और मात्रा को ध्यान रखना है। कभी कभी वो इनका जो सीक्वेंस है पहले मात्रा कर देंगे और बाद में प्रकार करेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पहले प्रकार आएगा बजाय मात्रा के। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। पियाजे का रचनावादी सिद्धांत है जो बच्चों को क्या है, ज्ञान निर्माता के रूप में देखता है। और इसका समर्थन दोस्तों किसने किया है, एनसीएफ 2005 तथा आरटी 2009 ने इसका समर्थन किया है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो पियाजे के सिद्धांत का समर्थन है, जो रचनावादी इनका सिद्धांत है या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसका समर्थन किसने किया है, तो एनसीएफ 2005 ने भी किया है और आरटी 2009 ने भी किया है। दोस्तों इनकी एक बहुत फेमस परिभाषा है बुद्धि की, जो आपको कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिलेगी और यह परीक्षा एमपीटेट वर्ग 2 और 1 में पूछी जा चुकी है कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है। दोस्तों आपको इसमें क्या है, वातावरण याद रखना है कि वातावरण में समायोजित करना सिखाती है। या परिभाषा किसकी है, जीन पियाजे की। इन्होंने कहा है कि भाषा है जो चिंतन पर आधारित होती है। इन्होंने कथन भी दिया था कि पहले चिंतन आता है, इसके बाद भाषा आती है। जो भाषा है चिंतन पर डिपेंड करती है। और दोस्तों एक जो प्रसिद्ध इनका खेल है पीक आ बू, यह क्वेश्चन भी दोस्तों जो DSSS भी है PRT एग्जाम में पूछा जा चुका है। एजिटेट मतलब जेई क्वेश्चन में लिखवाया था कि पी काबू, और ऐसे ही लिखा था कि पी काबू खेल जो संवेदीगामक अवस्था से संबंधित है, ये किसने मतलब इसका वो प्रतिपादन किया था, तो जीन पियाजे ने पी काबू खेल के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। और इनकी क्या है, संवेदीगामक अवस्था में पी काबू खेल खेले जाते हैं। और दोस्तों जो बनावटी खेल होते हैं इसको मैक बिलीव प्ले बोलते हैं। तो बनावटी खेल दोस्तों होते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आपको ध्यान रखना होगा कि बनावटी खेल आएगा पूर्व संक्रियात्मक में और पी काबू आएगा संवेदीगामक अवस्था में। एक और इनका बहुत मतलब फेमस क्वेश्चन है कि दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना, यह संवेदीगामक अवस्था में होता है। और इस पर इन्होंने ब्लैंकेट प्रयोग किया था। ब्लैंकेट मतलब वो कंबल वाला प्रयोग रहता है कि कंबल से ढक दिया और कंबल से फिर निकाल दिया, इसलिए इसको बोलते हैं कि दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से भी ओझल हो जाना, यह संवेदीगामक अवस्था में पाया जाता है। और इसमें ब्लैंकेट प्रयोग इन्होंने किया था कि जो कि बहुत ही इनका फेमस प्रयोग था। दोस्तों जो शब्द जो दिए गए हैं आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। जो पी काबू खेल है कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, बनावटी खेल कहीं भी नहीं मिलेगा। जो दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना, और जो ब्लैंकेट प्रयोग है यह भी आपको 100% में बोल रहा हूँ कि किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत के बाद यह नोट्स तैयार किए हैं। दोस्तों इन्होंने की जो अवस्थाएं थी जीन पियाजे की,
4 अवस्थाएं बताई इन्होंने। इतना तो आपने इनके बारे में सीख ही लिया होगा कि इनकी 4 अवस्थाएं थीं। और 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थीं दोस्तों? पहली थी संवेदी पेशी अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष थी, और जो दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष थी, और जो तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 थी, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि संवेदी पेशी अवस्था को सेंसोरी मोटर इंग्लिश में याद रखना होगा। सेंसोरी मोटर जन्म से 2 वर्ष तक होती है, और पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष होती है, और मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 12 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 12 वर्ष के बाद होती है। कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जन्म से 2 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है, या जो संवेदी पेशी अवस्था होती है इंग्लिश में लिख देंगे कि सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है वो कब से कब तक होती है। तो आपको अवस्थाओं को ध्यान रखना होगा। और आपने अगर बाल विकास अभी तक थोड़ी बहुत पढ़ी है तो जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं वो तो आपको याद हो ही गई होंगी, क्योंकि आपको अभी तक अगर अवस्थाएं याद नहीं है तो उसके अंदर की चीज़ें कैसे याद होंगी। तो इसलिए आपको अवस्थाओं को ध्यान रखना है। और अवस्थाओं के अब अपन इसके अंदर की जो डिटेल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज दोस्तों जो हम हैं संवेदी पेशी अवस्था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई हैं, इसकी 6 उप अवस्थाएँ। उन उप अवस्थाओं के नाम देखेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संवेदी पेशी अवस्था की कौन सी उप अवस्था नहीं है। ज़्यादा डिटेल से क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है, सिर्फ यही पूछा जाता है कि कौन सी उप अवस्था नहीं है। या कभी कभी बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तब इसके अंदर से पूछा जाता है। तो देखते हैं कि इसकी जो उप अवस्थाएँ कौन सी हैं। दोस्तों इनकी जो पहली अवस्था है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया है कि सेंसरो मोटर स्टेज होती है। इसको ज्ञानेंद्रिय या ज्ञानात्मक या क्रियात्मक या संवेदनात्मक अवस्था भी बोला जाता है, या संवेदी पेशी अवस्था भी बोला जाता है, कि जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था में बालक शारीरिक रूप से वस्तुओं को इधर उधर करना, वस्तु की पहचान करने की कोशिश करना, वस्तु को पकड़ना, मुँह में डालकर अध्ययन करना प्रमुख हैं। इस अवस्था का संज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं में होता है। कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि संज्ञानात्मक जो अवस्था है या सेंसरी मोटर स्टेज है उसको जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है। तो कितनी बांटा है? 6 उप अवस्थाओं में इसको बांटा है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो अवस्थाएँ हैं। पहली अवस्था है दोस्तों प्रतिवर्त या सहज क्रियाओं की अवस्था। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिवर्त सहज क्रियाओं की अवस्था, जो कि जन्म से 30 दिन तक होती है, और केवल प्रतिवर्त क्रिया करना विशेष रूप से चूसने की। दोस्तों प्रतिवर्त क्रियाएं आपको ने देखा होगा कि कौन कौन सी होती हैं, कि रूटिंग होती है, ग्रेफ्सिंग होती है, मोरो होती है। जो प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं, कभी कभी इनमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोरो क्या है, रूटिंग क्या है, ग्रेफ्सिंग क्या है, स्टेपिंग क्या है। इसके बारे में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और जीन पियाजे की थ्योरी भी वैसे भी बहुत बड़ी है। तो पहली अवस्था हो गई प्रतिवर्त सहज क्रियाओं की अवस्था। जो दूसरी अवस्था है दोस्तों प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था है। इनके आपको नाम याद रखना है बस, क्योंकि इसके अंदर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और इसकी समय अवधि भी याद रख लें कि 1 माह से 4 माह तक होती है इसकी समय अवधि। जो अगली स्टेज है दोस्तों इनकी जो तीसरी अवस्था है, जो सेंसरी मोटर स्टेज की तीसरी अवस्था है, उसमें है गौण वृत्ति की प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कि 4 से 8 माह तक होती है। बालक वस्तुओं को उलटने पलटने व छूने पर ध्यान अधिक देता है, न कि प्रतिवर्ती क्रिया पर। वह जानबूझकर कुछ ऐसी अनुक्रिया करता है जो रोचक व मनोरंजक होती है। जो चौथी अवस्था है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था है, जो 8 से 12 माह तक होती है। बालक इसमें उद्देश्य व उस तक पहुँचने के साधन में अंतर करना सीख जाता है। खिलौने को छुपा देने पर उसको खोजने की कोशिश करता है। वयस्कों के कार्यों का अनुकरण प्रारंभ कर देता है। बालक जो स्कीमा सीखते हैं उसका सामान्यीकरण करता है। दोस्तों जो पीकाबू खेल है, जो कि छुपाना और ढूंढना, छुपना ढूंढना जो खेल रहता है, लुका छुपी वाला पीकाबू खेल, वो इसी अवस्था में पाया जाता है, चौथी अवस्था में 8 से 12 माह तक, जो दिल्ली एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो 5वीं अवस्था है दोस्तों वह
तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कि 12 से 18 माह तक होती है। बालक प्रयास व त्रुटि विधि से वस्तु के गुणों को सीखने का प्रयास करता है। शारीरिक क्रियाओं में अभिरुचि कम होती है। उत्सुकता अभिप्रेरक की वजह से स्वयं वस्तु पर प्रयोग करता है। देखते हैं इनकी अगली स्टेज, जो 6वीं स्टेज है सेंसरी मोटर। दोस्तों इनकी जो अगली स्टेज है वो है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। ये यहाँ पे जो थोड़ा क्या है कट गया है दोस्तों। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था, जो कि 18 माह से 24 माह तक होती है। इसी अवस्था में दोस्तों वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति का प्रारंभ हो जाता है। वस्तु स्थायित्व को अभी और आगे बताएंगे, और दोस्तों इनके जो हम क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको एक एक क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या इनके सिद्धांत से पूछा गया है। इसमें विशेष में दोस्तों कुछ दिया है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या दिया है। कि प्रथम 2 वर्षों में वृत्ताकार प्रतिक्रिया, मतलब बार बार दोहराना, कई तरीके से बदलती रहती है। प्रारंभ में यह शिशु के स्वयं शरीर पर केंद्रित, बाद में बहिर्मुखी होकर वस्तुओं को इधर उधर करने की ओर मुड़ जाती है। अंत में यह प्रयोगात्मक व सृजनात्मक हो जाती है। बुद्धि का प्रदर्शन गत्यात्मक क्रिया व शारीरिक अंतःक्रिया आधारित होता है। उस अवस्था में बालक संवेदना तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। बालक स्वार्थी व आत्मकेंद्रित होता है। क्रिया व उसके परिणाम में संबंध स्थापित करता है। बालक में स्मृति, अनुकरण, जिज्ञासा की शक्ति का विकास हो जाता है। व्यवहारिक बुद्धि बड़ों की तरह नहीं सोचना सर्वाधिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। दोस्तों स्वयं को वातावरण से अलग समझता है। वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास हो जाता है। दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि वस्तु स्थायित्व क्या है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो छोटे बच्चे रहते हैं, मान के चलो जैसे वह 8 या 10 महीने का है दोस्तों, 8-10 महीने में अगर आपने उसको कोई एक बॉल दे रहे हैं, उसको कंबल के नीचे छुपा दिया, तो उसको समझेगा कि अब बॉल यहाँ पे है नहीं है, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों वह 2 साल का हो जाता है या 18 से 24 महीने का हो जाता है, तब वो यह नहीं, मतलब आप बोल दोगे कि मतलब बॉल कहीं भी छुपा दोगे तो वह यह नहीं सोचेगा कि बॉल यहाँ है नहीं है, वह उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा और उस बॉल को ढूंढ लेगा। फिर वह समझने लगता है दोस्तों कि जो वस्तु है इसको कहीं छुपा दिया गया है और वह इसको ढूंढ लेगा। तो यही दोस्तों है जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, वस्तु स्थायित्व होता है। जैसे आप बोलते हैं कि कौआ कान ले गया, तो वह कौआ के पीछे नहीं देखेगा, पहले अपना कान देखेगा कि मेरा कान है कि नहीं है। ये इसी चीज़ को ढूंढने की जो प्रक्रिया है उसको वस्तु स्थायित्व बोला जाता है। कई बार इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है दोस्तों वस्तु स्थायित्व से या ऑब्जेक्ट परमानेंस से, कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है। जो क्वेश्चन आगे मिलेंगे उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि वस्तु स्थायित्व क्या है। जैसे इसमें लिखा है कि खिलौने को बिल्ली ले गई, सत्य मान लेना, लेकिन वह 20 से 24 महीने में स्वतः अस्तित्व को मानने लगता है कि इसका अस्तित्व है, बिल्ली कान को नहीं ले गई या खिलौने को नहीं ले गई। दोस्तों यह होता है वस्तु स्थायित्व, जो कि कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों 1-2 लाइनें और हैं जो जीन पियाजे के सिद्धांत से हैं कि पियाजे के अनुसार सीखना क्रमिक व आरोही होता है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आ चुका है कि पियाजे के अनुसार सीखना खालिस्तान होता है, तो उसमें लिखा था क्रमिक व आरोही। संतुलीकरण, इन्होंने जो कुछ शब्द दिए हैं दोस्तों, उन शब्दों को भी एक अलग से वीडियो में आपको समझाएंगे। संतुलीकरण को व अनुकूलन परिस्थितियों के निर्माण पर बल दिया जाता है। मतलब इन्होंने संतुलीकरण और अनुकूलन परिस्थितियों के निर्माण पर बल दिया है। आपको हम समझा देंगे कि संतुलीकरण क्या है और जो मतलब एसिमिलेशन है, आत्मसातीकरण क्या है, समायोजन क्या है, सब आपको अलग से वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों। छात्र केंद्रित शिक्षा व स्व अधिगम पर बल दिया है। तार्किक कानून पर बल दिया है। बुद्धि के विकासात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इनका सिद्धांत है दोस्तों बहुत बड़ा है, इतने जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। अलग अलग अवस्थाओं का अलग अलग अध्ययन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको करवाएंगे दोस्तों जो पूर्व एग्जामों में आ चुके हैं, कि वो क्वेश्चन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, जो मैं आपको अपने नोट्स से करवाऊँगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।